नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरपी कुमावत आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग जो सिस्टम देख रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, वो अपना सिस्टम चल रहा था रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम जो नई डिजीज़ लेके आए हैं आज, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट जिसके अंदर मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ए टाइप ऑफ रीनल फेलियर ड्यू टू ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, जो चेंजेज आते हैं। कहने का मतलब कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है नेफ्रॉन्स की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर की जो परमेबिलिटी होती है, जो ग्लोमेरुलस वेसल्स जो होती है, उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब परमेबिलिटी चेंज होती है तो सीधी सी बात यही है कि उसके अंदर से क्या होगा कि जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग जनरली बात करें तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होने लग जाता है, छनने लग जाता है। यानी कि अगर परमेबिलिटी चेंज हो गई है ग्लोमेरुलस के वेसल्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो डिजीज़ है जिसके अंदर जो कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, और डैमेज की वजह से क्या होता है, प्रोटीन यूरिया हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोगों ने इसको सिंड्रोम क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बोल दिया या डिजीज बोल दिया, जिसके अंदर क्या है, हम लोगों को अलग अलग जो है चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम लोग जनरली देखा जाए तो बच्चों में होने वाली डिजीज होती है मोस्टली। ठीक है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है या जो मेम्ब्रेन उनकी होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन के आयंस है वो जनरली यूरिन पास आउट करते टाइम यूरिन के साथ में बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन थी वो डैमेज हो रही थी, और डैमेज होने की वजह से क्या है, जो प्लाज्मा या लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है, यानी कि जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है या प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, उसका लॉस होता है। यानी कि उसमें साथ में क्या निकल रहा है, एल्बुमिन हम लोग तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका लॉस होता है। अगर उसका लॉस होता है तो सीधी सी बात ये है कि अगर प्रोटीन का लॉस होता है तो लाइपोप्रोटीन, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। यानी कि स्टिमुलेट करता है किसको, लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस को। अगर सिंथेसिस को जो है स्टिमुलेट करेगा तो सीधी सी बात है कि लिपिड का जो लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये आएगी कि अगर डैमेज होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन तो उसकी वजह से प्रोटीन जो है प्लाज्मा के अंदर से उसका लॉस होने लग जाएगा, और साथ में क्या होगा, जब लॉस होगा तो साथ में हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन हम लोग को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। साथ में दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग को किस तरीके से देखने को मिलेगा कि अगर हाइपोएल्बुमिनिया की कंडीशन आ जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एल्बुमिन का लॉस हो रहा है, तो हाइपोएल्बुमिनिया की कंडीशन आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है सेल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एल्बुमिन, अगर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हम लोग को जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा। और जनरलाइज एडिमा होने के बाद में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और उसके एक्टिव होने की वजह से क्या है, बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सोडियम का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग को जनरल सी बात है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज होती है तो उसके अंदर ये चीज़ें, और एंड जो मूवमेंट होता है हमारे पास, एडिमा की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। और ग्लोमेरुलर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमारे पास है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए या फिर जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि पेशेंट के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है, पिटिंग एडिमा हो गया जैसे जनरली, ठीक है। इसके अलावा आंखों के चारों तरफ जो है वो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई, लोअर लिम्ब होते हैं या फिर एक्सट्रीमिटी जो होती है वहाँ पे स्वेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर यही देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एंड मोमेंट पे हमारे पास
जो है वो इडिमा की कंडीशन देखने को मिली है। अगर हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो पहली चीज़ पेशेंट के अंदर क्या आएगा, इडिमा की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट के अंदर, इडिमा की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, साथ में पेशेंट को हेडेक होगा। इसके अलावा मेलेज की कंडीशन देखने को मिलेगी, पेशेंट को लगेगा कि हमेशा में बीमार जैसी सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजी भी ऐसी हो जाएगी और बॉडी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज है वो भी उसके अंदर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो मेलेज की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ में ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन यूरिया और हाइपरलिपिडीमिया दोनों में चेंजेस है। देखो प्रोटीन यूरिया के अंदर क्या होता है, जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा उसके साथ प्रोटीन के आयंस बाहर निकलेंगे। साथ में पेशेंट की जो ब्लड है उसके अंदर लिपिड का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इडिमा जो है हम लोग को जनरली देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से जान लीजिए कि नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम अगर उसको पहचानेंगे तो किस तरीके से पहचानेंगे कि पेशेंट के अंदर इडिमा की कंडीशन आएगी, प्रोटीन यूरिया आएगा और हाइपरलिपिडीमिया आएगा। अब ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। जनरली यूरिन पास आउट करता तो हम लोग उसको हाथ में लेके तो देख नहीं सकते या बता नहीं सकते कि किस तरीके से उसमें प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसका ना तो उसका टेस्ट कर सकते हैं ना हम लोग देख के पता कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हमारे पास होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर उनसे क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन से हम लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिन का एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर सीरम लिपिड प्रोफाइल कर लिया हम लोगों ने। इसके अलावा प्रोटीन का लेवल चेक कर लिया और रीनल फंक्शन हम लोग टेस्ट करते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसके अंदर जनरली कौन कौन सी चीज़ें साथ में इंक्लूड हो रही है और बाहर निकल रही है। अगर हम लोगों ने इसका पता लगा लिया है तो सीधी सी बात है कि अगर लिपिड की मात्रा बढ़ रही है, प्रोटीन कम हो रहा है, तो कहने का मतलब वहाँ पे पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिल रही है। यानी कि पेशेंट का जो नेफ्रॉन्स है उनकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। उसकी वजह से क्या है, परमेबिलिटी बढ़ गई है और परमेबिलिटी बढ़ गई है तो प्रोटीन जो है वो यूरिन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम लोग को हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज के बारे में जानने के लिए। और इस डिजीज के अंदर हम लोग ये जो तीनों चारों टेस्ट है वो हम लोग परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, मेडिकल मैनेजमेंट आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो सीधा सा हमारे पास यही रहता है कि पेशेंट के अंदर इडिमा की कंडीशन आ रही है, पेशेंट के अंदर इडिमा की कंडीशन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो हम लोग पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड करवा देंगे जिसकी वजह से क्या है, डायूरेटिक्स कब देंगे या फिर हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर हम लोग को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करवाना है। तो पहली चीज़ डायूरेटिक्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, वो क्या करेगी, जो पेशेंट के अंदर इडिमा की कंडीशन है उसको ट्रीट कर देगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसीई इनहिबिटर्स। ये क्या करेंगे, जनरली जो प्रोटीन का लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने का काम करेंगे। रिकवर करने का मतलब ये क्या करेंगे, इसकी जो प्रोटीन निकल रहा है उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, यानी कि इनहिबिट कर देंगे। दूसरी चीज़, लिपिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स हम लोग पेशेंट को क्या दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ट्रीट हो जाएंगे। साथ में अगर हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहें तो पेशेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका हम लोग जनरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जैसे हेडेक हो रहा है तो हम लोग उसके रिगार्डिंग या तो डाइवर्जन थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी अगर जो डाइक्लोफेनिक हो गया, सोडियम या कुछ भी ऐसा है मेडिसिन हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि डायूरेटिक्स हम लोग पेशेंट को देते हैं, साथ में एसी इनहिबिटर देते हैं और लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो क्योर हो सकता है। साथ में अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग को ध्यान रखने की यही चीज़ें होती हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जो मैंने आप लोग को बताया था नर्सिंग मैनेजमेंट, या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या रीनल फेलियर के अंदर जो मैंने आपको बताया है नर्सिंग मैनेजमेंट, वही इसके अंदर अप्लाई होगा। तो ये जो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो डिजीज़ है, हम लोगों ने इसको जनरली देखा, इसके अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, पैथोफिजियोलॉजी देखी, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखा और इसका मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोगों ने सब देखा। तो ये आप लोग के जनरल सी एक डिजीज़, इसके बारे में शॉर्ट नोट पे से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये हम लोग को सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, ये आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। बाकी डिजीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।